इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यमपघ्नन्तो अरावणः। भारत में अक्सर आपको कभी जाने आने का अवसर मिला हो तो गली में एक चौकीदार, कई बार आपने महसूस किया होगा, एक लाठी बजा रहा होता है और वो ज़ोर ज़ोर से चीखता है, जागते रहो जागते रहो जागते रहो। एक व्यक्ति जो उस क्षेत्र में सो रहा था बड़े आराम से, और उसकी उस लाठी से नींद खुल गई, और खुलने के बाद में वो बड़ा दुखी हुआ, गुस्सा भी आया उसको, और बाहर आकर के उसने, चौकीदार जब उसके गेट के पास से गुजरा, उसको बुला करके कहा, भाई हमने आपको 500 रुपये महीना इसलिए देना स्वीकार किया था कि हम आराम से सो सकें और आप हमें ना जगाओ, और आप रात भर ये बोलते हो कि जागते रहो जागते रहो जागते रहो। बात तो लॉजिकली थी, उसकी कहना वाजिब बनता था, पर उस चौकीदार का जो जवाब था वो हम सब के लिए एक नज़ीर है। और चौकीदार बोला, बाबूजी मैं रात भर जो चीखता हूँ बोलता हूँ जागते रहो, मैं आपके लिए नहीं बोलता कि जागते रहो, मैं लाठी खड़का करके अपने लिए बोलता हूँ कि जागते रहो जागते रहो जागते रहो, क्योंकि अगर मैं जागता रहा तो ही मैं आपकी सेवा कर पाऊँगा, तो ही मैं आपकी रक्षा कर पाऊँगा। अगर मैं सो गया तो आपकी रक्षा करने वाला इस वक्त गली में कोई नहीं बचेगा। मैं लगभग आर्य समाज को हमेशा से ही समाज का चौकीदार मानता रहा हूँ कि आर्य समाज ही समाज का चौकीदार था, और जब तक आर्य समाज ने इस समाज के चौकीदार की जिम्मेदारी निभाई तब तक आप देखेंगे इस समाज से बहुत कुछ पाखंड, अंधविश्वास जाता चला गया, चलता चला गया, और उसको वापसी आने का द्वार हमने आने नहीं दिया। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी उस चौकीदारी की जिम्मेदारी में मैंने अपनी कुछ कमज़ोरी की, जिसका नतीजा हम समाज में फैली हुई इन समस्याओं के रूप में देख रहे हैं। मैं कभी कभी आर्य समाज के इन सम्मेलनों के बारे में प्रश्न उठाने वालों को ये कहा करता हूँ कि ये सम्मेलन जो है हमें उस चौकीदार की जागते रहो वाली कहानी को दोहराने का अवसर दे रहे हैं। अगर हमारे ये सम्मेलन भी होने बंद हो जाएं तो संभवतः हम स्वयं भी जागना बंद कर देंगे, और यदि हमने जागना बंद कर दिया तो संभवतः हमारा जो काम था इस समाज में करने का वो समाप्त हो जाने वाला। इसलिए मैं इन सम्मेलनों की बहुत बड़ी आवश्यकता समझता हूँ, और साधुवाद धन्यवाद देता हूँ महानुभावों को जिन्होंने अमेरिका में आर्य समाज की ज्वाला को जागृत रखने के लिए 25 वर्ष तक निरंतर इन सम्मेलनों का आयोजन किया। आप कल्पना करके देखें, अगर 25 वर्षों में निरंतर ये सम्मेलन ना हुए होते तो शायद हम लोग जो एक अमेरिका के पूरे एक परिवार के रूप में एक साथ हैं, जानते हैं, चाहे आज यहाँ ना आए हों, कुछ लोग, बहुत सारे लोग होंगे जो आपके परिचय में होंगे, संगठन से जुड़े होंगे, यहाँ ना आ पाए होंगे, लेकिन वो एक परिवार के रूप में, इस संगठन की कड़ी के रूप में जुड़े हुए हैं। वही आज आपकी ताकत है, वही आर्य समाज अमेरिका की ताकत है। तो मैं इसलिए पुनः साधुवाद देता हूँ और विशेषकर बधाई देता हूँ आर्य समाज के अमेरिका के पदाधिकारियों का। माननीय भल्ला जी प्रधान के रूप में बैठे हैं, मैं समझता हूँ उनको एक बधाई स्वीकार करनी होगी कि हम सब अमेरिका के इस 25वें सम्मेलन के अवसर पर उनका साधुवाद धन्यवाद देते हैं। बंधुओं, विषय मेरा थोड़ा सा अलग प्रकार का है, और जो इससे पहले वक्ता हमारे कह करके गए हैं वो विषय से मेरा सीधा सीधा ताल्लुक नहीं है। थोड़ा सा आपको वहाँ से निकल करके मेरी ओर आना होगा, मेरी बात के साथ में तारतम्य मिलाने के लिए। मैं अपने विषय को लिख करके लाया था और उसको माननीय संयोजक महोदय गुलाटी जी को सौंप भी दिया है मैंने। ज्यों का तू पढ़ना होता तो उसका कोई उपयोग मुझे लगता नहीं था। मैं अपनी भाव को अपने एक भाव अभी इसके फ्लो में आपके सामने रखने की प्रयत्न करूंगा। मैं आपको थोड़ा सा आर्य समाज के इतिहास की ओर ले जाना चाहता हूं। आर्य समाज का इतिहास 140 वर्ष लगभग हो गए। 140 वर्षों का इतिहास आर्य समाज का लिखने का अवसर मिला पंडित इंद्र विद्या वाचस्पति को, जिन्होंने आर्य समाज के उस गौरवशाली इतिहास को, पहले 60-70 वर्षों के इतिहास को संजो करके रखा। वो उस इतिहास के आरंभ में एक बात लिखते हैं, और वो ये लिखते हैं कि मैं ये सोचता था कि मैं आर्य समाज के इतिहास का लेखन कहाँ से आरंभ करूं। क्या 1875 से जब आर्य समाज की स्थापना हुई? नहीं, ये विचार तो महर्षि दयानंद को गुरु विरजानंद की कुटिया में प्राप्त हो गया था, तो मुझे वहां से आरंभ करना चाहिए। वहां से लगता ना, ये विचार तो महर्षि दयानंद का जब जन्म हुआ उस समय की जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों ने महर्षि दयानंद को इन विचारों की ओर जाने के लिए आह्वान किया, इसलिए मुझे अपना इतिहास महर्षि दयानंद के जन्म से आरंभ करना चाहिए। फिर लगा नहीं, ये भी ठीक जगह नहीं है, कहाँ से आरंभ करें। महर्षि दयानंद के समय वो परिस्थितियां अकारण नहीं बन गई थी, एक साथ नहीं बन गई थी।
इसका मतलब जब वो परिस्थितियां बननी आरंभ हुई थी, अर्थात महाभारत काल, जिसको मैं महर्षि दयानंद स्वयं लिखते हैं कि महाभारत काल एक हमारा परिवर्तन का काल था, वहां से आरंभ करना चाहिए, पर नहीं। वस्तुतः इस सृष्टि का आरंभ जब होता है, ये सृष्टि आरंभ से ही आर्यों का ही समाज थी, इसलिए मुझे आर्य समाज के इतिहास का लेखन उस सृष्टि के आरंभ से लिखना पड़ेगा जब से इस सृष्टि की स्थापना होती है, अर्थात 1,97 वर्षों से आर्यों आपका ये समाज निरंतरता से संचालित है। हाँ, आर्य समाज के संगठन के रूप में आप ये कह सकते हैं कि 1875 में बंबई में इसकी स्थापना हुई, इस परिधि में, जिस परिधि में हम और आप आज यहाँ पर बंद करके बैठे हैं। वस्तुतः हमारा इतिहास बहुत पुराना है। मैं अभी विचार कर रहा था, आचार्य ज्ञानेश्वर जी यहाँ नहीं है, मैं कह रहा था भारत और अमेरिका में एक बहुत बड़ी समानता है। क्या? वो समानता ये है कि इस धरती के मूल में भी वैदिक धर्म था और भारत के मूल में भी वैदिक धर्म था। अर्जुन कहाँ के थे? भारत के थे। और उनका विवाह कहाँ हुआ? अमेरिका में हुआ। उलोपी नाम की कन्या से उनका विवाह हुआ, और अमेरिका से थी। निश्चित रूप से दोनों का धर्म एक होगा तभी हुआ होगा। इसका अर्थ मतलब ये समझ में आ गया स्पष्ट कि सृष्टि की आदि से केवल वो एक धर्म ऐसा है जो आदि से लेकर के, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, कब तक चला? लगभग 1,97 करोड़ वर्षों तक अनवरत इस धरती पर वैदिक धर्म की पताका फहरती रही, अनवरत। जिन धर्मों को आज हम सेक्टर बना के देखते हैं, चाहे वो मुस्लिम मत है, चाहे वो ईसाई मत है, चाहे वो बौद्ध मत है, ये दोनों ही मत, किसी तीनों ही मत आप कह लें, कुछ समय से आए और अब उनका किस रूप में बढ़ना या घटना होगा ये आपको 400-500 साल में बहुत स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर एक मत था जो निरंतर से चलता आ रहा था और अनेक व्याधियों के पश्चात भी, महाभारत के युद्ध के पश्चात, जब महाभारत के युद्ध के लिए महर्षि दयानंद लिखते हैं कि सब विद्वान समाप्त हो गए, ध्यान दीजिएगा, उस युद्ध के पश्चात भी 2500 वर्ष लगे थे बुद्ध नाम के विचार को जन्म लेने में। कितनी गहराई से जड़ें थी आपके इस धर्म की, इस वैदिक धर्म की। बंधुओं, आज मैं आर्य समाज के लोगों को सौभाग्यशाली मानता हूँ, भाग्यशाली है मैं स्वयं भी, कि मुझे अपने संस्कारों में आर्य समाज मिला। यदि मुझे अपने संस्कारों में आर्य समाज ना मिला होता तो शायद मैं भी कहीं ना कहीं पाखंड के और अंधविश्वास के गड्ढे में गिरा हुआ होता। मैं आज अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं आज सत्य क्या है और असत्य क्या है जानने की इच्छा रखता हूं। ये मेरा सौभाग्य, नहीं तो बंधुओं क्या है ये हम सब लोग महसूस करेंगे। आज मैं धन्यवाद देता हूं उनका जिन्होंने मुझे आर्य समाज दिया, चाहे मेरे माता पिता थे, चाहे वो मेरे गुरु थे, चाहे वो कोई पुस्तक थी। इसलिए मैं आज आपसे एक आह्वान करने चला हूं, और मेरा आह्वान एक है कि दुनिया में वैदिक धर्म को फैलाने का दायित्व वर्तमान में यदि आज दुनिया में किसी भी संस्था का है तो इसे सौभाग्य कहें, दुर्भाग्य कहें, केवल एक संस्था का है जो इसको अपना दायित्व मानती है कि दुनिया भर में ईश्वर द्वारा बताए गए वेद धर्म का प्रचार प्रसार करना मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य है, और वो संस्था है आर्य समाज। इसके अलावा कोई हो तो आप बता दें। वेद के मानने वाले हो सकते हैं, लेकिन उनका मूल उद्देश्य पूरी दुनिया में वेद का प्रचार प्रसार करना शायद नहीं होगा। बंधुओं, ये एकमात्र ऐसी संस्था है और हम उसके एकमात्र ऐसे सिपाही हैं जिनकी जिम्मेदारी अब पूरी दुनिया में वेद धर्म को फैलाने की है। ये कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं है। इंद्रम वर्धन तो अब तुरा किरणम तो विश्वमार्यम, वेद का आदेश है, मेरा अपना तो है नहीं, महर्षि दयानंद ने नहीं दिया। वेद के एक वाक्य को उठा करके आप सबके सामने रख दिया कि ये आपका उद्देश्य है, अपना जीवन इस उद्देश्य के प्रति समर्पित कर देना। समझ लेना कि आपने अपना उद्देश्य, अपना जीवन सफल कर लिया। अब बात ये कि क्या मैं और आप मिलकर के उस इतने बड़े उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो गति चाहिए, जो दिशा चाहिए, जो संगठन चाहिए और जो योजना चाहिए, इन चारों चीजों का समन्वय से शायद हम उसको प्राप्त कर सकेंगे। पहले एक बात छोड़ दीजिएगा अपने मन से, और वो ये बात निराशा। कभी कभी हम अपने मन में ऐसी निराशा पाल लेते हैं कि सारी दुनिया में क्या आर्य समाज फैल पाएगा, सारी दुनिया में क्या वैदिक धर्म अब फैल पाएगा, मुसलमान इतने तेजी से बढ़ रहे हैं, ईसाई इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, हाउ कैन इट पॉसिबल। बंधुओं, इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। मैं 2 जिम्मेदारी आपको देता हूं। काम क्या करना पड़ेगा? केवल अपने इतिहास के निकट जाना पड़ेगा। आपके पीछे एक फोटो लगा है, आप थोड़ा सा देखेंगे, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी का, सबने देखा है फोटो।
केवल आप इसकी आयु का हिसाब लगा लें, इनकी आयु कितनी थी जब इनकी मृत्यु हुई। कितने महानुभावों को मालूम है इनकी आयु के बारे में जब इनकी मृत्यु हुई? कितनी है जी? 28, 29, 26, 3 आयु आ रही है। 26, सुनिए, मान लेते हैं 26। अब आप अनुमान लगा लें, एक व्यक्ति जिसकी आयु केवल 26 वर्ष थी जिस समय उसकी मृत्यु हो गई, और वो आयु जब उसको आर्य समाज रूपी वज्ञ का ज्ञान हुआ, कितनी आयु थी? 19, 20, अनुमान से 19-20। केवल 6 वर्षों के जीवन में वो व्यक्ति आर्य समाज के इतिहास में कितनी बड़ी कहानी लिख करके गया। यदि मैं उस कहानी को पढ़ लूं तो मुझे लगेगा कि मैं अकेला भी अगर योजनाबद्ध रूप से और एक इच्छा शक्ति अपने मन में पैदा करके आर्य समाज के प्रति अपने कर्तव्यों की निर्वाह करने के लिए चल पड़ूंगा, तो हम मिलकर के ना जाने कितना बड़ा काम इस दुनिया में वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आर्य समाज अमेरिका के प्रत्येक उस सदस्य को जो अपने जीवन में कुछ करने की इच्छा रखता है आर्य समाज के माध्यम से, उसको पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी की जीवनी पढ़नी चाहिए। यह मैं ईंधन मानता हूं, अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए ईंधन चाहिए, यह मैं ईंधन मानता हूं। उस व्यक्ति को इसको पढ़ना चाहिए। आर्य समाज अमेरिका के अधिकारियों से मेरा अनुरोध है कि इस पुस्तक को व्यक्ति तक पहुंचाने का परिश्रम करें। इजी आजकल पहुंचाना बड़ा इजी है। आजकल ई लाइब्रेरी से भी आपको ये पुस्तक उपलब्ध हो जाएंगी। साथ दूसरा व्यक्तित्व थे मेरे पिता, जिन्होंने लिखी, जिसके बारे में लिखी, पंडित स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। ये 2 जीवनी यदि हम पढ़ लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में काम करने की अद्भुत ऊर्जा अपने आप आएगी। मुझे किसी से बहुत बड़ी प्रेरणा लेने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। और दूसरा, हम सब मिलकर के क्या करें, यह तो मेरा व्यक्तिगत रूप से हो गया। हम सब मिलकर के क्या करें, उसके लिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आर्य समाज के अधिकारी वर्ग को आर्य समाज का इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए। आखिर वो कैसा समय था जिस समय बिना साधनों के हमारे पूर्वजों ने पूरी दुनिया में आर्य समाज को फैलाने का परिश्रम किया और फैला दिया। कहां था भारत, कहां था फिजी, कहां था सुरिनाम, कहां था मॉरिशस, कहां था साउथ अफ्रीका, केन्या। हर जगह पर आर्य समाज की ज्योति जबरदस्त रूप से जागृत हुई बिना साधनों के। और आज तो साधनों का अंबार है हमारे पास में। आज कौन सा वो साधन है जो आज हमारे पास नहीं है? कौन सी वो ऊर्जा है जो हमारे पास नहीं है? कौन सी वो टेक्नोलॉजी है जो हमारे पास नहीं है? मैं समझता हूं कि आर्य समाज का इतिहास एक भाग में लेकर के आया हूं। आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान जी को मैं अपनी ओर से भेंट करूंगा, केवल इस निमित्त वो भी पढ़ें और अपने साथियों को पढ़ने का प्रेरणा दें, निवेदन करें। इसको एक टास्क माने, मेरे लिए काम है, इसको पढ़ना मेरे लिए काम है। इतिहास हम बना नहीं सकेंगे बंधुओं शायद, लेकिन जो हमारे पूर्वजों ने इतिहास बनाया था उसको पढ़ करके शायद मैं उसके अनुसार कुछ कार्य करने की शक्ति और ऊर्जा ले पाऊं। इस निमित्त मैं आपसे 2 निवेदन करने चला था, वो मैंने आपसे किया। अगली चीज, बंधु, आज दुनिया में जितने भी मतांतर या धर्म संप्रदाय फैले, उनके पीछे उनके 2 कारण थे। पहला कारण उनके केंद्र का सशक्त होना। चाहे आप मुसलमानों के फैलने का कारण देख लें, चाहे वो ईसाइयों के फैलने का कारण देख लें, उनके रोम का सशक्त होना, उनके काबा का सशक्त होना, और उस केंद्र से पूरी दुनिया में अपने विचारों को संचालित करने के लिए टेक्नोलॉजीज या हर किसी माध्यम से उनको फ्लो देना, जिसकी कमी आर्य समाज में आरंभ से रही। दुर्भाग्य कह लें इसको आप, आर्य समाज ने बहुत काम किए पर इसमें न्यूनता रही। मैं आज आपको एक विश्वास दिला के जा रहा हूं कि इस न्यूनता को पिछले 10 सालों से होने वाले आर्य महासम्मेलनों में, जो विश्व के लगभग हर भाग में हुए, अब ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा है, मॉरिशस में, सुरिनाम में, जहां जहां भी हुए, इस आवश्यकता को हर व्यक्ति ने महसूस किया कि ब्रह्म कुमारी का बहुत बड़ा केंद्र है, जहां से हर ब्रह्म कुमारी जानने वाला व्यक्ति अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है, साधन प्राप्त करता है, प्रेरणा प्राप्त करता है और वहां से आदेश प्राप्त करके अपने कामों को करता है। लेकिन आर्य समाज के पास इस प्रकार का केंद्र नहीं है। चाहे वो बाबा रामदेव हो, उनकी तेजी से फैलने के पीछे कारण देखेंगे तो उनके सशक्त होना, उनके कार्यालय का, उनके केंद्र का। चाहे आप देखें श्री श्री रविशंकर को देखें, चाहे आप किसी को भी देख लें, उदाहरण आपके सबके सामने मौजूद हैं। अमेरिका में अनेक सेक्ट यहाँ फैल रहे हैं, उसके पीछे कारण है उनका सेंटर मजबूत है। आज इस सेंटर की जो आवश्यकता थी, केंद्र की आवश्यकता थी, वो 2 कारणों से थी। पहला कारण हमारी मानव शक्ति का प्रशिक्षित न होना। आर्य समाज में 4 प्रकार की मानव शक्ति काम करती: कार्यकर्ता, विद्वान, पुरोहित, अधिकारी। इन चारों ही शक्तियों को उसके काम को करने के लिए
किस प्रकार की ट्रेनिंग की जरूरत है और किस प्रकार के वातावरण में किस प्रकार के कार्यों की जरूरत है, ये ट्रेनिंग देने वाला सेंटर का आज तक अभाव था। आप भी इस बात को महसूस करेंगे। कोई कहीं से सीख कर आया, कोई कहीं से सीख कर आया, कोई कहीं से ऊर्जा लेकर आया, उसने कहीं से प्रेरणा ली, अलग 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 विचारों से। एक बात अच्छी थी, महर्षि दान को अपना गुरु माना। किंतु बंधुओं, आज मैं इसकी आवश्यकता समझते हुए आपको एक विश्वास दिला रहा हूं, इसकी आवश्यकता को बहुत जल्दी पूरा किया जा रहा है। और आप सभी के विचारों के अनुरूप, आप सबकी इच्छाओं के अनुरूप मैं एक विश्वास दिला रहा हूं कि जिस तरह की कल्पना आर्य समाज के एक ऐसे सेंटर के रूप में आप यहां बैठ करके कर सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए, सोचें, विचारें। मैं आज विश्वास दिलाता हूं कि लगभग वैसा ही सेंटर भारत में बनने की ओर बहुत आगे जा चुके हैं। लगभग मैं समझता हूं कि आप जब 1 वर्ष पश्चात आएंगे तो वो आप उस सेंटर को देख करके अपने प्रसन्नता महसूस करेंगे कि हमारी आने वाली पीढ़ी भविष्य में वहां से आर्य समाज के काम करने की ऊर्जा ले सकेगी। डिटेल देने का समय नहीं है, नहीं तो मैं उसकी डिटेल आपके समक्ष दे सकता था कि उस सेंटर में क्या क्या होने वाला है। भोजन के समय में अगर कुछ लोग बैठना चाहें जो उसमें अपनी इच्छा रखते हो, बैठ सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। दूसरी चीज, आईटी का उपयोग। आज के समय में अगर कोई एक चीज आपको दुनिया के हर व्यक्ति तक केवल 1 मिनट में पहुंचा सकती है तो वो केवल और केवल आईटी है, दूसरी कोई साधन हमारे पास नहीं है। मैं सोचता हूं यदि महर्षि दान के समय में आईटी का उपयोग हुआ होता तो शायद वो इतने से कार्यकाल में पूरी दुनिया को बदल देते। दुर्भाग्य था कि उस समय साधन नहीं थे, पर आज हमारा सौभाग्य कि आज ये साधन है, तो हमें आईटी का भरपूर उपयोग करना है। मैंने अपने डॉक्यूमेंट में आईटी के जिन जिन विषयों में हम काम कर रहे हैं, मैंने उन सब का वर्णन दिया है। आप चाहेंगे आपकी सबकी ईमेल्स जो यहाँ पर है, मैं भाई विश्व जी से निवेदन करूंगा कि उन ईमेल्स पे यदि वो भेजें तो वो उन चीज़ों पे चर्चा कर सकते हैं। बाकी कुछ चीज़ें आईटी के संबंध में मैं उदाहरण के लिए दे देता हूँ। thearyasamaaj.org पोर्टल है आर्य समाज का। आपको विश्व में किसी भी कोने से निकलने वाली आर्य समाज की कोई भी मैगजीन देखनी है, कोई भी, आप नाम लीजिएगा, केवल नाम लीजिएगा, वो मैगजीन, उसका करंट इशू आपको उस पोर्टल पे मिलेगा। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको कोई न्यूज़ कहीं भी देखनी है, अपलोड करनी है, देखनी है, आपको वो पोर्टल पर मिलेगी। आपको विश्व के किसी भी आर्य समाज के बारे में जानकारी करनी है, आपको एक ऐप्स उसी पोर्टल पर है जो आप जा सकेंगे। उस ऐप्स पे आपको विश्व के ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में, फिजी में, न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका आदि 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 कहीं पर भी आर्य समाज की कोई यूनिट है तो वहाँ पर पहुँचने की जानकारी, वहाँ के बारे में आपको जानकारी इस पोर्टल पे आपको उपलब्ध होगी। मैं बहुत शॉर्ट में उन सब चीज़ों को बताने में अक्षम महसूस करता हूँ अपने आप को। जो 40 पॉइंट है मैं उनको आप चाहूँगा कि 1 मिनट में आपको डिस्क्राइब कर दूँ, मैं असंभव है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आपकी सक्रिय भागीदारी की अब आवश्यकता है। अमेरिका के एक एक व्यक्ति के अंदर बड़ी ऊर्जा है 3 कारणों से। पहली कारण, दूर बैठ करके आर्य समाज की उन्नति के बारे में वो हमसे अधिक सोचता है। दूसरा, अपेक्षाकृत साधन संपन्न है। तीसरा, दुनिया के परिप्रेक्ष्य को जितना अमेरिका में बैठ करके देखा जा सकता है उतने तौर पर भारत में बैठ करके देखना अभी संभव नहीं है। जिस प्रकार की दुनिया के आप दिग्दर्शन कर पाते हैं उस प्रकार का दिग्दर्शन मैं दिल्ली में बैठ करके अभी नहीं कर पाता हूं। इसलिए आप जिस काम को कर सकते हैं शायद मैं उस काम को उतनी ऊर्जा से नहीं कर पाऊंगा। मेरे आज यहां पर आने का उद्देश्य केवल 2 थे। पहला कि मुझे एक बात की प्रसन्नता हुई कि अमेरिका में अपनी सभा की बागडोर जो है जिम्मेदार युवाओं के हाथों में जिम्मेदार लोगों ने सौंपी है। चाहे वो देव महाजन जी हों, चाहे रमेश गुप्ता जी हों, जिनको भी मैं जानता हूँ लगभग 15-20 वर्षों से, उन्होंने जिन युवाओं में इस ऊर्जा को देखा उनके हाथों में उसकी बागडोर को सौंपा। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे आर्य समाज के बढ़ने के बेहतरीन अवसर हैं और वो बेहतरीन अवसर केवल अमेरिका के काम आने वाले नहीं है बंधुओं, वो बेहतरीन अवसर पूरी दुनिया में आर्य समाज को फैलाने के काम आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। हम होली के अवसर पर एक बड़ी ग्रैंड समिट युवाओं की करना चाह रहे हैं जो इन 2 विषयों पे, सेंटर ऑफ द आर्य समाज, सेंटर फॉर द आर्य समाज के विषय पर और आईटी इनिशिएटिव्स ऑफ द आर्य समाज, इन 2 विषयों पर एक ग्रैंड समिट दिल्ली में करना चाहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी भागीदारी उसको और ज़्यादा सक्षम बनाएगी। बिंदु तो बहुत हैं बंधुओं, मेरा समय से मैं बहुत आगे जा चुका हूँ। 5 मिनट का समय मैंने अपेक्षित किया था वो मेरा पूरा हो चुका, अधिक 15 मिनट से अधिक 5 मिनट मेरा पूरा हो चुका। इसलिए मैं इससे अधिक बोलने में मैं समझता हूँ कि उचित नहीं होगा। खासकर लंच पीरियड से पहले जो पीरियड हुआ करता था वो तो मैडम बिल्कुल लेट ना करें ऐसा महसूस होता था बाकी पीरियड चाहे लेट हो जाएं लेकिन वो पीरियड लेट नहीं होना चाहिए। तो मैं बंधुओं इन्हीं शब्दों के साथ में आर्य समाज ह्यूस्टन देखा, मन को बड़ी प्रसन्नता हुई। आर्य संदेश में स्पेशल अंक में छापने जाऊंगा कि एक आदर्श आर्य समाज यदि आप देखना चाहते हैं तो आर्य समाज ह्यूस्टन को देखें।
ये मैं किसी भी लाग लपेट से नहीं कह रहा हूँ। मैंने लाइब्रेरी देखी, मैंने शूज़ की व्यवस्था देखी, टॉयलेट्स की व्यवस्था देखी, हॉल की व्यवस्था देखी। हर व्यवस्था को देखने के बाद मैं निष्कर्ष पे पहुँचा हूँ। दुनिया में 1 या 2 देश में मैं नहीं जा पाया हूँ। उनके अतिरिक्त मैं आज ये कह सकता हूँ कि एक आदर्श आर्य समाज और एक व्यवस्थित आर्य समाज के रूप में आर्य समाज ह्यूस्टन को विश्व के परिप्रेक्ष्य को एक उदाहरण बन के दिखना पड़ेगा। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे आदरणीय यहाँ के प्रधान जी का। दूसरी बड़ी अपेक्षा रखता हूँ जो डॉक्टर हरीशचंद्र जी यहाँ पे आरंभ करने जा रहे हैं जिस केंद्र को, वो एक बड़ी अपेक्षा हम सबकी कि हम लोकल जनता में काम नहीं कर पाए, उससे हमारी बड़ी अपेक्षा और मुझे पूरा विश्वास है उन अपेक्षाओं को हम सब लोग मिलकर के उनके सहयोग से पूरा कर पाएंगे। तीसरी, जिन बच्चों को आपने अपने साथ जोड़ा है और उन बच्चों की आज मैंने परफॉर्मेंस देखी, उनके सुनने की इच्छा देखी अपने मन में जिस तरह के सेशंस में, ये आर्य समाज के भविष्य का अच्छा संकेत है। उनके माता पिता को बधाई जिन्होंने अपने बच्चों को इस सम्मेलन में लाने का बीड़ा उठाया और सफल हुए। प्लस जिन बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस दी थी, चाहे वो विश्व जी के बेटे हों, चाहे वो जिनके भी बच्चे थे, मैं उनके माता पिता को साधुवाद देता हूं कि वो अपना भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं। वो स्वार्थी हैं। हम चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे भविष्य सुरक्षित करें और उनका वो स्वार्थ पूरा हो रहा है। इसके लिए उनको बधाई और साधुवाद। और अंत में बंधुओं, मैं चाहूँगा अगर विजय जी 1 सेकंड के लिए आए तो मैं आर्य समाज का इतिहास उनको भेंट करूँ। और अगर हमारे मंत्री प्रधान जी हों, देव महाजन जी, मैं एक चित्र उनके लिए विशेष रूप से दिल्ली से लाया था। अच्छा, वो नहीं है तो मैं आपको चाहूँगा कि वो आएँ और निमंत्रण दूंगा 27, 28, 29 नवंबर सिडनी ऑस्ट्रेलिया में इसी वर्ष बहुत बड़ा आर्य महासम्मेलन होने वाला है। आप सब लोग उसके तैयारी करें, अवश्य आएँ। आपको एक नई ऊर्जा का, जितने भी IT इनिशिएटिव्स हैं उनको आपको देखने को मिलेगा। उनके बारे में ज़्यादा जानकारी और आपको अन्य सेशंस में मिल सकेगी। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का बहुत बहुत आभार। ओम शांति, ओम शम। धन्यवाद।